Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In today's lecture we are going to discuss the binding energy in metals, conductors, semiconductors and insulators. So students, first of all we will talk about what is binding energy in metals. So if we define it, then we can say the energy which is required to disassemble metal crystals into its constituent atoms is called binding energy of metals. यानी कि वो एनर्जी जो कि मेटल को जो है वो जिन एटम से मिलकर बनी हुई है उन एटम्स में जो है वो डिवाइड करने के लिए या तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड है, वो एनर्जी जो है वो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कहलाती है। अब हम जो है अगर सिनेरियो देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि मेटल्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज है। क्योंकि उनके वैलेंस शेल से जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ हो चुके हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जी इस डिलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स भी हैं, यानी कि जिस तरह से हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी देखा था कि अ सॉर्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है विच इज़ हाईली डिलोकलाइज्ड। तो ये तो बेसिकली ये सजेस्ट करती है कि मेटल्स में जो बॉन्डिंग है दैट इज़ वीक एज़ कम्पेयर टू अ कोवेलेंट बॉन्ड। बट चूँकि जो है वो मेटल क्रिस्टल्स के अंदर जो है वो अ लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, सो उसकी बेसिस पे अगर हम देखें तो ओवरऑल बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग है। बट अगर हम जो है वो एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को जो है वो दो मेटल एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड हैं उनके साथ कंपेयर करें तो उस बेसिस पे जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो होगा एज़ कम्पेयर टू बॉन्डिंग बिटवीन टू मेटल एटम्स के। सो अब जो है ये जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिविजुअल मेटालिक बॉन्ड के और कोवेलेंट बॉन्ड को, इसको हम दो तरीके से जो है वो डिस्क्राइब जो है वो कर सकते हैं। अब ये जो है वो कौन सी दो बेसिस हैं जिन पे जो है वो हम बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिटर्मिन कर सकते हैं जिस बेसिस पे, उनमें पहले हमारे पास आता है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस और दूसरा है जी बॉन्ड एनर्जी। सो हम एक दफ़ा जो है इन दोनों बॉन्ड्स को इंटर एटॉमिक डिस्टेंस की बेसिस पे कंपेयर करेंगे और दूसरी दफ़ा हम बॉन्ड एनर्जी की बेसिस पे जो है वो डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। अब यहाँ पे एक बात मैं पहले आप लोगों को बताती चलूँ कि ये डिस्टेंस जितना शॉर्ट होगा उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ये डिस्टेंस जितना ही जो है वो लार्ज होगा बॉन्ड उतना ही वीक होगा। सो अब हम यहाँ पे ये देखने जा रहे हैं कि आया जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम है या मेटालिक बॉन्ड में। सो जिसमें ये डिस्टेंस कम होगा वही बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। सो स्टूडेंट्स फर्दर डिटेल में जाने से पहले जो है वो आप इस टेबल पे जो है वो नज़र डालिएगा जिसमें ये अल्कली मेटल्स का जो है वो कंपैरिजन दिया हुआ है। इसमें आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम नज़र आ रहे हैं और इसमें जो है वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स यानी कि हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड भी जो है वो डिस्कस किया गया है, ठीक है जी। ये और इसके नीचे जो है वो इन क्रिस्टल्स की जहाँ पे बात की गई है वहाँ पे हमने जो है वो मेटालिक बॉन्ड जो है वो उसको डिस्कस किया है, उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको जो है वो डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप जो है वो लिथियम से ही स्टार्ट हैं तो आप देख सकती हैं कि लिथियम में जो है वो स्टूडेंट्स जो डायटॉमिक डिस्टेंस है वो 0.267 है, जबकि क्रिस्टल में अगर मेटालिक क्रिस्टल में जो है वो इनका डिस्टेंस देखें तो वो 0.304 है। सो अब यहाँ से तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि मेटालिक बॉन्ड जो है वो एक वीकर बॉन्ड है क्योंकि जो है इसमें इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के। सो यहाँ पे जो है वो आप लोगों को मैं एक और चीज़ बताती चलूँ कि ये जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड की वैल्यूज़ निकाली हैं ये हमने इन मेटल्स को जो है वो वेपर स्टेट में जो है वो लिया है, जिसमें लिथियम हमारे पास Li2 की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, अगर सोडियम होगा तो वो हमारे पास जो है वो Na2 की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है जी। अगर पोटाशियम होगा तो वो K2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और उस केस में जो है हम गैशियस स्टेट में इनकी जो है वो बेसिकली जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, जिसे आप कोवेलेंट बॉन्ड भी कह सकती हैं, वो डिटर्मिन कर रहे हैं। अगर आप जो है वो इन्हीं को जो है वो कंपेयर करें मेटल क्रिस्टल्स के अंदर जो दो एटम्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है, यानी कि सॉलिड स्टेट में जो दो एटम्स के दरमियान में डिस्टेंस है, तो ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड का डिस्टेंस जो है वो जो कि हमने किस स्टेट में लिया है, वेपर स्टेट में, वो लेस है एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इन द मेटल क्रिस्टल। सो इसकी बेसिस पे अगर हम जो है वो देखते हैं तो ये तो यही सजेस्ट कर रहा है
कि कोवलेंट बॉन्ड जो है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज़ कम्पेयर टू द मेटालिक बॉन्ड। ओके स्टूडेंट, ये तो हमने पहला कंपैरिजन जो है वो उसका कंक्लूजन जो है वो निकाल लिया। अब जो है उसके बाद हम सेकंड जो है वो कैटेगरी की तरफ चलते हैं, जो कि है बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी क्या है? ये बेसिकली वो एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड है हम जो कोवलेंट बॉन्ड को जो है वो स्प्लिट करने के लिए, या मेटल के अंदर जो बाइंडिंग फोर्सेस मौजूद हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि जो है वो फिर से फ्री एटम्स में कन्वर्ट हो सके। सो स्टूडेंट्स, वॉट एवर यू मे कॉल इट, अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं, सो डायटोमिक मॉलिक्यूल में बेसिकली जो है वो हम बात करेंगे यहाँ पे को अगेन जो है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की जब बात करते हैं तो हम बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस कर रहे होते हैं, और जब हम इन क्रिस्टल की बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड जो है वो उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। सो आई वुड से कि जो हमारे पास ऊपर वाली एनर्जी है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के केस में, ये हमारे पास बॉन्ड एनर्जी है ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड, और नीचे वाली जो एनर्जी हमारे पास आ रही है ये है हमारे पास हीट ऑफ डिसोसिएशन, जो कि मेटालिक जो है वो क्रिस्टल के अंदर जो है वो बाइंडिंग फोर्सेस को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें रिक्वायर्ड हैं। अगर आप जो है वो किसी भी एक जो है वो एलिमेंट को उठा के देख लें, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम पोटेशियम की एग्जांपल जो है वो ले लेते हैं, तो पोटेशियम में डायटोमिक मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी जो है वो 25.1 किलो जो है पर मोल है हमारे पास, जबकि जो है वो हमारे पास क्रिस्टल में जो है वो इसकी वैल्यू 79.5 है। अब ये एनर्जी की वैल्यू से भी जो है वो आपको आइडिया हो रहा होगा कि जो है हमारे पास ये फिगर्स ये शो कर रहे हैं कि जो क्रिस्टल के अंदर बाइंडिंग एनर्जी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के। सो अगर हम बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे जो है वो इन दोनों को कंपेयर करते हैं, यानी कि मेटालिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड को, तो फिर यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन ये आता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी इन मेटल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड के। ठीक है जी। सो अब एक जो है वो हमारे पास जो मेथड है इंटरएटॉमिक डिस्टेंस का, वो ये सजेस्ट करता है कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू मेटालिक बॉन्ड के, अगर हम इंडिविजुअल बॉन्ड को कंसिडर करते हैं। ये मैंने कंक्लूजन आपको पहले भी निकाल के बताया, लेकिन अगर हम यही चीज़ जो है वो इस सेंस में एक्सप्लेन करें कि हम जो है बॉन्ड एनर्जी की टर्म्स में इसको लेते हैं, तो फिर हमारे पास कंक्लूजन ये निकलता है कि मेटालिक बॉन्ड जो है उसके अंदर जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं, जो मेटल क्रिस्टल्स के अंदर बाइंडिंग फोर्सेस हैं, दे आर स्ट्रॉन्गर एज़ कम्पेयर टू अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। ठीक है जी स्टूडेंट्स। सो अब हम जो है वो देखते हैं कि ओवरऑल हमारे पास इस चीज़ का कंक्लूजन जो है वो क्या निकलता है। सो यहाँ पे जो है वो दो चीज़ें हैं हमारे पास कि अगर जो है वो मेटल में बाइंडिंग हम जो है वो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस की बेसिस पे देखते हैं, तो फिर मेटालिक बॉन्ड जो है दैट बिकम्स अ वीकर बॉन्ड एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। ऑन द अदर हैंड जो है अगर हम बाइंडिंग इन मेटल को जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी के कंसिडर करते हैं, तो फिर बाइंडिंग इन मेटल्स इज स्ट्रॉन्गर एज़ कम्पेयर टू अ कोवलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के सामने जो है वो एक इमेज जो है वो दिया गया है कंपैरिजन के लिए मेटालिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड का। ठीक है जी। सो ये तो जो है वो हमने पहले टॉपिक में देख लिया कि बाइंडिंग जो है वो एनर्जी इन मेटल्स जो हैं वो उसको हम किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। अब हमें जो है ये आइडिया है कि मेटल्स आर यूजुअली गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी। सो अब जो है वो हम देखेंगे कि कंडक्टर्स के अंदर जो है वो क्या सिचुएशन है। तो कंडक्टर्स पहले हम जो है देख लेते हैं कि कंडक्टर्स कहते किसे हैं। सो कंडक्टर्स आर बेसिकली जो हैं वो हमारे पास ऐसे आप कह लें मटेरियल्स हैं दैट हैव अ पार्शली फिल्ड बैंड और कम्प्लीटली फिल्ड बैंड, जो कि किसी एम्प्टी बैंड के साथ जो है वो ओवरलैप कर रहा होगा। सो स्टूडेंट, अब जो है इसकी हम ज़रा थोड़ी सी डिटेल जो है वो आप लोगों को बताती चलूँ कि जो है मेटल क्रिस्टल में किसी भी जो है वो जब हम स्टेज पे जो है वो अगर टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को देखें कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई नहीं किया हुआ, तो मेटल क्रिस्टल्स के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो बेसिकली रैंडमली जो है वो मूव कर रहे होते हैं, यानी कि उनकी कोई नेट डायरेक्शन जो है वो नहीं होती है।
लेकिन जब हम जो है पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई कर देते हैं तो वो जो है वो किसी ख़ास डायरेक्शन में जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे होता कुछ यूँ है, अब चूँकि जिस फील्ड में जो है वो नेट करंट जो है वो फ़्लो हो रहा है, तो उसमें जो है अगर इलेक्ट्रॉन जो है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी जो है वो हायर होगी एज़ कम्पेयर टू दोज़ इलेक्ट्रॉन्स के जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहे होते हैं। अब उसकी वजह से जो है वो क्या होगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अप्लाइड फील्ड की जो है वो डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो तभी लेने के काबिल होंगे अगर जो है वो उनके जो है वो नियर बाय कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट जो है वो हाई एनर्जी लेवल पे जो है मौजूद है जहाँ पे वो आके अकोमोडेट हो सकें। अगर जो है वो कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट जो है अवेलेबल नहीं है तो जाहिर सी बात है वो एक्स्ट्रा एनर्जी तो उनके किसी काम की नहीं है, क्योंकि फिर उन्होंने जाके कहाँ पे जो है वो रिज़ाइड करना है। सो मैं इस चीज़ को दोबारा से आप लोगों को रिपीट कर रही हूँ कि देखिए, जब ओवरऑल जो है कोई भी करंट जो है वो मेटल क्रिस्टल्स से जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई नहीं किया होता, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रेंडमली जो है मूव कर रहे होते हैं इन ऑल द डायरेक्शंस। बट जब हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक ख़ास डायरेक्शन में होना शुरू हो जाता है। एक जो है कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो है वो मूव कर रहे होते हैं और इस वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हायर हो जाती है, और कुछ जो है वो ऑपोजिट टू डैट जो है वो मूव कर रहे होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मूव कर रहे हैं, सही है जी, अब उनके पास जो है वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो आ जाएगी। अब एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो उसी सूरत में जो है वो ले सकेंगे या उनके काम आएगी अगर जो है उनके पास हाई एनर्जी लेवल पे कोई ऐसी स्टेट जो है वो अवेलेबल है जो कि उनको अकोमोडेट कर सके। अगर जो है कोई ऐसी जो है हाई एनर्जी लेवल पे स्टेट अवेलेबल ही नहीं है, यानी कि आप इस तरह से इसको समझ लें कि आइदर वो बैंड जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है और उसके साथ जो बैंड है वो हाई जो है वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी पे है, ठीक है, कि वो इस एनर्जी गैप को ओवरकम नहीं कर सकता। या दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह से कह लें कि कम्प्लीटली फिल्ड बैंड है और उसके साथ कोई भी एम्प्टी बैंड ओवरलैप नहीं कर रहा, तो इस सूरत में जो है वो उस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो किसी काम की नहीं है। सो कंडक्टर होने के लिए जो है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जो है वो शर्त बता दी है कि क्या होनी चाहिए, कि उसके पास या तो पार्शली फिल्ड बैंड होना चाहिए, यानी कि विद इन द सेम बैंड जो है वो कुछ हायर एनर्जी लेवल्स जो हैं वो अवेलेबल होने चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पॉसिबल हो सकें, या फिर एक कम्प्लीटली फिल्ड बैंड हो जिसके साथ एक एम्प्टी बैंड जो है वो ओवरलैप कर रहा हो। तो इन दोनों सूरतों में जो है वो फिर ये कंडक्टर के तौर पे बिहेव करेगा। अब ये स्टूडेंट्स ये देखिएगा, एक टिपिकल कैपिटल एनी कर्व जो है वो हमने बनाया है यूनिवेलेंट मेटल्स के लिए। यूनिवेलेंट मेटल्स वो जिनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम। अब ये सैम्पल ऑफ सोडियम में जो है वो अगर हम देखें तो ये हमारे पास पार्शली फिल्ड बैंड है। अब 3s जो है वो इसका हमारे पास ये इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और ये 3p जो है वो इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, बिकॉज इन दोनों की एनर्जीज जो हैं वो काफ़ी सेम है। दैट्स वाई यहाँ पे जो है वो बैंड्स की ओवरलैपिंग जो है वो हम ऑब्ज़र्व करते हैं। अब क्या होगा अगर जो है वो ये 3p के साथ ओवरलैप ना भी कर रहा हो तो तब भी जो है वो सोडियम गुड कंडक्टर है, क्योंकि जो इसी बैंड के अंदर जो है वो कुछ हाई एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन करके जो है वो जा सकता है, यानी कि एनर्जी अब्जॉर्ब करके उनको स्टेट्स को ऑक्यूपाई कर सकता है। अगर जो है वो बिलफर्स 3p के साथ ओवरलैप ना भी करे तो तब भी जो है वो ये सोडियम इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अब जो है चूँकि 3p भी इसके साथ ओवरलैप कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स के पास ज़्यादा जो है वो हायर एनर्जी स्टेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं जहाँ पे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जो है वो जाके अपनी पोजीशन जो है वो ले सकते हैं। सो ये जो आपके सामने कर्व शो किया गया है ये एक टिपिकल कर्व है फॉर द यूनिवेलेंट मेटल्स के लिए।
सो स्टूडेंट्स, ये यूनिवेलेंट मेटल्स की जो है वो कैपिटल एनी कर्व को डिस्कस करने के बाद नाउ वी मूव ऑन टू द डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट मेटल्स। अब ये इसमें जो है वो फिगर 3.81 का जो है वो देखिएगा, ये कर्व जो है एक डाइवेलेंट मेटल के लिए है। लाइक यू कैन से कि ये यहाँ पे हम जो है वो मैग्नीशियम को डिस्कस कर रहे हैं, सही है जी, Mg। और इस ये जो हमारे पास फिगर 3.82 है, ये बेसिकली एक ट्राइवेलेंट मेटल के लिए है। लाइक यू मे से कि इसे हम एलुमिनियम के लिए जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीशियम का केस जो है वो देख लें। यहाँ पे जो है वो डाइवेलेंट मेटल का जो हमारे पास कवर ये बैंड आ रहा है, उसमें भी आप नोट करी होंगी कि 3p और 3s बैंड जो है वो ओवरलैप करें, और कुछ सिमिलर सिचुएशन जो है वो हमारे पास ट्राइवेलेंट मेटल एलुमिनियम के अंदर भी नज़र आ रही है। अब जो है हम ये जो है वो डाइवेलेंट मेटल में होता क्या है। अब देखिए मैग्नीशियम का 3s जो है वो तो कम्प्लीटली फिल्ड है। अब ये 3p चूँकि एम्प्टी है तो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है। सो मैग्नीशियम बिकम्स अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो ये जो कंडक्टर्स की जो क्राइटेरिया है उस पर पूरा उतर रहा है। इसी तरह से एलुमिनियम के केस में देखें तो एलुमिनियम में जो है वो 3p में भी एक इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई आपको ये वाला कुछ एरिया भी जो है वो शेडेड नज़र आ रहा है। सो स्टूडेंट, अब जो है वो इसी में जो हाई एनर्जी लेवल्स हैं वो अवेलेबल हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो हैं वो पॉसिबल हैं। सो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी जब एब्जॉर्ब करेगा तो वो हाई एनर्जी स्टेट पे जो को जाके ऑक्यूपाई कर लेगा, तो इसके नतीजे में जो है वो क्या होगी, कंडक्शन बैंड जो हमारे पास अराइज होगा। सो उसके नतीजे में जो है ये दे वुड बिकम गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे एक चीज़ हमने जो है वो डिस्कस करनी है कि कंडक्टिविटी जो है वो नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है जी। जैसे कि एलुमिनियम के केस में हमारे पास 3s बैंड जो है वो फुल है, अभी मैंने इसको डिस्कस किया था। तो अब जाहिर सी बात है कंडक्टिविटी में ओवरऑल इसका तो कोई भी रोल नहीं है, ठीक है जी। अब इसी तरह से जो है वो अगर मैं बात करूँ आपके पास यूनिवेलेंट मेटल्स की, जिनमें जो है वो हमारे पास असली मेटल्स आ जाती हैं, कॉपर सिल्वर गोल्ड आ जाते हैं, तो इनकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा हायर है। अब इसकी वजह क्या है, क्योंकि उनके पास जो है वो अनऑक्यूपाइड हाई एनर्जी स्टेट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हो जाती हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो हैं वो पॉसिबल हो जाती हैं। सो इसी वजह से जो है वो क्या होता है कि जितनी ज़्यादा जो है वो हाई एनर्जी स्टेट्स जो हैं वो अवेलेबल होंगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशंस हो सकती हैं, तो उतना ही ज़्यादा आप कह लें कि जो है वो गुड कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बन जाएगा। अब मैग्नीशियम के केस में जो ट्रांजिशंस मेनली हो रही हैं वो क्या हो रही हैं, 3s तो कम्प्लीटली फिल्ड है, तो अब जो है वो क्या होगा, जो 3p इसके साथ ओवरलैप कर रहा है उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो हैं वो होंगी। सो स्टूडेंट्स, ये जो है वो हमने टिपिकल कैपिटल एनी कर्व्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट मेटल्स के लिए। अब हम जो है नेक्स्ट कैटेगरी की जो है वो बात करते हैं, जिनमें हम इंसुलेटर्स को डिस्कस करेंगे। सो इंसुलेटर्स बेसिकली जो हैं वो आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अभी मैं फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे जो है वो फील्ड और एम्प्टी बैंड के दरमियान में एक लार्ज एनर्जी गैप जो है वो मौजूद होता है। सो स्टूडेंट्स, ये यू कैन नोट दैट कि ये एक लार्ज एनर्जी गैप जो है वो मौजूद है। ये हमारे पास फील्ड बैंड है और ये हमारे पास एम्प्टी बैंड है। अब इलेक्ट्रॉन के पास अगर इतनी एनर्जी हो कि वो इसको जो है वो ओवरकम कर सके, ठीक है जी, फॉरबिडन जोन को जो है वो यहाँ क्रॉस कर सके, तो तभी जो है वो कंडक्शन जो है वो पॉसिबल हो सकेगी। लेकिन अंडर नॉर्मल कंडीशन या टेम्परेचर जो हैं ऐसा जो है वो मुमकिन नहीं होता। जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ डायमंड। डायमंड जो है वो कार्बन की ही एक फॉर्म है। सो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन के, जैसे आपको पता है कि वैलेंस शेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 3s में होते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो p में होते हैं। px में एक इलेक्ट्रॉन और py में भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है और pc एम्प्टी होता है। सो अब जो है वो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो इसमें जो है 3s बैंड जो है वो फुल होगा, लेकिन 3p बैंड जो है वो फुल तो नहीं होगा, लेकिन होगा कुछ यूँ कि 3s और 3p के दरमियान में जो है वो
एनर्जी गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसे जो है वो, क्योंकि जैसे कि अगर देखा जाए तो एल्यूमिनियम की निस्बत एक ही इलेक्ट्रॉन कार्बन में ज़्यादा है ना, लेकिन जो है वो 3s3p के साथ जो है वो ओवरलैप नहीं कर रहा है। इसका हाई इन एनर्जी पे होने की वजह से जो है इनके दरमियान में फॉरबिडन जोन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन जो है वो एक बैंड से दूसरे बैंड में पॉसिबल नहीं है अंडर नॉर्मल कंडीशंस। दैट्स वाई जो है वो अगर हम बहुत ज़्यादा भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई कर दें तो तब भी जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बैंड से एनर्जी बैंड से जंप करके दूसरे एनर्जी बैंड में नहीं जा पाएगा। सो ये जो हमारे पास कर्व है टिपिकल एनी कर्व है फॉर एन इंसुलेटर के, जो कि फिगर 3.83 में आप लोगों को शो किया गया है। सो स्टूडेंट्स, इंसुलेटर्स की जो है वो बात करने के बाद जी अब हम जो है वो नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जिसमें हम सेमीकंडक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली सेमीकंडक्टर्स जो हैं दे आर द मटेरियल्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के इन बिटवीन जो है वो होती हैं, यानी कि एट सम टाइम दे बिहेव लाइक कंडक्टर्स एंड एट अदर्स दे बिहेव लाइक इंसुलेटर्स। अब जो है वो यहाँ पे हम दो चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक ये कि जब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम कोई इम्प्योरिटी को जो है वो ऐड कर दें तो उसका जो है वो क्या इफ़ेक्ट होगा। एक नॉर्मल जो मैटर है जो कि कंडक्टर है, अगर उसका हम टेम्परेचर बढ़ा दें या उसमें जो है वो कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो दोनों सूरतों में उसकी जो है वो कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होती है। लेकिन हमारे पास जो है वो कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके केस में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं या कोई इम्प्योरिटी को ऐड करें तो उस केसेस में उनकी कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। यानी कि अगर वो इससे पहले जो है वो इंसुलेटर के तौर पे बिहेव कर रहे हैं तो हायर टेम्परेचर पे या इम्प्योरिटी की प्रेजेंस में दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ कंडक्टर। सो ऐसे सब्सटेंसेस को जो है वो सेमी कंडक्टर्स जो है वो कहा जाता है। सो इन्हीं को जो है वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब सेमी कंडक्टर मटीरियल्स जो हैं उनकी हम डिफरेंट वेज़ में जो है वो कंडक्टर्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कौन से तरीके हैं अब हम जो है वो अगले टॉपिक के अंदर इसको डिस्कस करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जो है वो देखते हैं कि सेमीकंडक्टर्स कितनी टाइप के होते हैं। अगर हम देखें तो ब्रॉडली हम इन्हें दो कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ इंट्रिंसिक एंड द सेकंड वन इज़ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें तो इस पे आप गौर कीजिएगा कि इंट्रिंसिक जो है वो किसी भी मटेरियल की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है, ठीक है जी। जबकि एक्सट्रिंसिक जो है वो सेमीकंडक्टर्स होंगे जिसके अंदर जो है वो कंडक्शन की प्रॉपर्टी जो है वो इनबॉर्न तो नहीं होगी, बट हम जो है वो इधर टेम्परेचर इंक्रीज़ करके या फिर जो है कोई इम्प्योरिटी उसके अंदर ऐड करके उसके अंदर कंडक्शन की प्रॉपर्टी को ले आएंगे। सो इसके बाद जी हम जो है वो डिस्कस करेंगे इनको वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को देखते हैं। ये ओनली वन टाइप ऑफ मटेरियल से मिलके बने हुए होंगे, जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम, ठीक है जी। और इनको जो है वो अनडोप्ड सेमीकंडक्टर्स भी कहा जाता है, या आई टाइप, आई फ्रॉम द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब स्टूडेंट्स ये जो है वो फिगर 3.84 में एक टिपिकल कैपिटल एनी कर्व जो है वो शो किया हुआ है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दरमियान में। और यहाँ पे आप जो है वो नोट कर सकती हैं कि वेरी स्मॉल जो है वो एनर्जी गैप जो है वो मौजूद है। सो अगर जो है वो इसको थोड़ी सी एनर्जी हम प्रोवाइड कर दें, कैसे, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, सो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एनर्जी गैप को ओवरकम कर लेगा और एक फील्ड बैंड से जो है वो एम्प्टी बैंड में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो है वो पॉसिबल हो जाएंगी और उसके नतीजे में जो है वो क्या होगा, कंडक्शन जो है वो होना शुरू हो जाएगी। सो ये जो है वो किस केस में होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के केस में होगा। अब जो है वो हम देखेंगे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनके अंदर जो है वो हम क्या करते हैं, ये प्योर सब्सटेंसेस के अंदर हम कुछ जो है वो सब्सटेंसेस को ऐड करते हैं इन ऑर्डर टू चेंज देयर प्रॉपर्टीज़, यानी कि इनके अंदर किसी और एलिमेंट की हमने डोपिंग जो है वो की हुई होती है। सो हमारे पास जो है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। उनमें एक होता है हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है जी। एक्स टाइप एन टाइप आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी कह सकती हैं। और दूसरी टाइप जो हमारे पास होती है दैट इज़ नोन एज पी टाइप
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम एन टाइप जो है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की जो है वो बात करेंगे। सो ये एक डायग्राम जो है वो देखिएगा जो कि एक टिपिकल एन टाइप सेमीकंडक्टर की है, और इसमें हम आप देख रही हैं कि हम जो है हमने क्या किया हुआ है कि प्योर मटेरियल जो कि सिलिकॉन है हमारे पास इस केस में, उसके अंदर हमने जो है वो एक पेंटावेलेंट जो है वो मेटल को या मटेरियल को डोप किया हुआ है या ऐड किया हुआ है, जैसे फॉस्फोरस है। अब इसकी डोपिंग की वजह से क्या हुआ है कि इस मटेरियल के अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो आ गया। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हमने रेड से इंडिकेट किया हुआ है यहाँ पे। अब बेसिकली जो है ये एन टाइप जो है जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो कंडक्शन को जो है वो इनिशिएट करवाते हैं। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होता है वो बेसिकली जो है वो चार्ज कैरियर जो है उसका काम करता है। इसके बाद जी हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की पहली टाइप एन टाइप जो है सेमीकंडक्टर को जो है कि केस में टिपिकल एनी कर्व को जो है वो देखेंगे। इसमें आप जो है वो नोट कीजिएगा कि जो हमारे पास जो है वो फील्ड और एम्प्टी बैंड के दरमियान में स्पेस है, इसे हमने एक ऐसी इम्प्योरिटी के साथ जो है वो डोप कर दिया है जिसका बैंड ऑलरेडी फुल है। अब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन के नतीजे में जो है वो क्या हो गया, एक जो है वो और एक एरिया मिल गया जहाँ पे जाके वो जो है वो ट्रांजिशन जो है वो कर सकता है। अब ये जो एनर्जी गैप जो है वो जो है ओवरकम हो जाएगा, तो अब जो है वो नेक्स्ट पे जो एम्प्टी बैंड मौजूद है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो हैं वो पॉसिबल हो जाएंगी। सो अब ये जो है उसकी वजह से क्या होगा कि फील्ड बैंड से एम्प्टी बैंड में कंडक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाएंगी और इसके नतीजे में कंडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स इसके बाद जी हम जो है वो इसी की जो है वो नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कैसे बनते हैं, इसके केस में हम करते कुछ यूँ हैं कि प्योर मटेरियल जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम है, उसके अंदर हम एक ट्राइवेलेंट मेटल जो कि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है उसको हम डोप करते हैं। ये ट्राइवेलेंट मेटल कौन सी हो सकती है, सॉरी मेटल मैं कह रही हूँ, मटेरियल मैंने कहना था। सो आई एम जस्ट करेक्टिंग माई वर्ड्स कि दैट कैन बी बोरॉन और एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे आप ज़रा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, यानी कि एक होल है। सो पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में जो हैं वो होल क्या होंगे, वो जो है वो चार्ज कैरियर होंगे और इसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉन का फ़्लो जो है वो ईजियर जो है वो हो जाएगा। सो अब नेक्स्ट जो है वो हम देखने जा रहे हैं कि पी टाइप जो है वो सेमीकंडक्टर के केस में किस तरह का हमारे पास टिपिकल एनी कर्व जो है वो आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप नोट कीजिएगा कि यहाँ पे हमारे पास फील्ड बैंड और जो है वो एम्प्टी बैंड के दरमियान में जो स्पेस थी उसे हमने एक जो है वो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को जो है वो ऐड करके जो है क्या कर दिया है, उसे फुलफ़िल कर दिया है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके पहले जो है वो इम्प्योरिटी में के बैंड्स को ऑक्यूपाई कर सकता है और वहाँ से फर्दर आगे नेक्स्ट जो है वो एम्प्टी बैंड्स को भी जो है वो एम्प्टी बैंड्स में भी ट्रांजिशन जो है वो कर सकता है। सो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है दोनों के केस में सेम रहेगा, जैसे पी टाइप जो है वो सेमीकंडक्टर्स के केस में होगा, बिल्कुल वैसा ही इफ़ेक्ट हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में भी देखने को मिलेगा। सो स्टूडेंट्स ये तो हमने जो है वो डिस्कस कर लिया है कि किस तरह से जो है वो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो मेटल्स के अंदर होती है, कंडक्टर्स के अंदर होती है, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के अंदर पाई जाती है, और उसकी बेसिस पे हम जो है वो इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस और को किस तरह से जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। सो अब हम लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम टेम्परेचर और इम्प्योरिटीज़ का इफ़ेक्ट कंडक्टिविटी पे देखेंगे। ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि अगर जो है वो एक प्योर मेटल की हम बात करें तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं या कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वो जो है वो मेटल की कंडक्टिविटी को
डिक्रीज़ कर देती है, क्योंकि उसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है। सो ये जो है इसका ओवरऑल इफ़ेक्ट जो है वो यही है। सो इसमें जो है वो अगर हम पहले टेम्परेचर की बात कर लें तो टेम्परेचर के केस में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल में भी देखा था कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो बेसिकली जो है जो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आइंस हैं उन्होंने एक फ़िक्स पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई की होती है मेटल लैटिस के अंदर। सो मेटल क्रिस्टल्स के लैटिस के अंदर तो वो क्या होता है, वो अपनी पोजीशन जो है वहाँ से हिल जाते हैं बेसिकली। तो फिर जो फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना उसमें हिंड्रेंस आ जाती है, जिसकी वजह से जो है वो क्या होता है कि हमारे पास रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और जो है वो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर कंडक्शन जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। इसके बाद जी हम दूसरी बात करते हैं कि इम्प्योरिटी जो है वो किस किस्म का इफ़ेक्ट लेके आएगी। अब ये एक जो है वो क्रिस्टल जो है उसके अंदर रेगुलर एरे होता है और रेगुलर फील्ड होता है, ठीक है जी। मेटल क्रिस्टल की जो है वो बात कर रही हूँ, अगर उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी आएगी तो वो इस रेगुलरिटी को जो है वो इफ़ेक्ट कर देगी। तो उसके नतीजे में क्या होगा, तो अगर जो है वो थोड़ी सी अमाउंट में भी आप कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे तो वो ओवरऑल इसकी कंडक्शन को डिक्रीज़ कर देगी। सो यहाँ पे जो है वो आप देख सकती हैं टेबल के अंदर बताया हुआ है कि अगर परसेंटेज ऑफ मैंगनीज़ जो है वो ज़ीरो हो, ठीक है जी। ये हमने इसमें क्या किया हुआ है ये आपको मैं इलस्ट्रेट जो है वो एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि ये जो हमारे पास टेबल है इसके अंदर जो डाटा दिया हुआ है उसमें इफ़ेक्ट ऑफ एडिंग मैंगनीज़ है टू कॉपर। सो कॉपर में जो है जब मैंगनीज़ की परसेंटेज जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, सो उस केस में जो है वो आप नोट कीजिएगा कि इसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत हायर है, 5.9 इंटू 10⁻³ जो है वो हमारे पास इसकी आ रही है पर ओम पर सेंटीमीटर जो है वो आ रही है इसकी वैल्यू। बट जब 1% आ जाती है तो आप देखें कि कंडक्शन जो है वो कितनी डिक्रीज़ होती है, 2% से फर्दर डिक्रीज़ होगी और 3% पे जाके ये फर्दर डिक्रीज़ हो जाती है। तो दिस इज़ शोइंग द इफ़ेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी कि अगर जो है हम थोड़ी सी अमाउंट में भी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वो बेसिकली क्या करेगी, जो रेगुलर जो है हमारे पास अरेंजमेंट है एक मेटल क्रिस्टल की उसके जो है डिस्टर्ब करेगी, और उसके नतीजे में जो है वो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी और ओवरऑल जो है वो कंडक्टेंस ऑफ मेटल भी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स ये तो हमने जो है वो इफ़ेक्ट ऑफ impurities and effect of temperature देख लिया on the conductivity of metals. So with this we have wind up our today's lecture. Thank you फॉर लिसनिंग। और अगर आपको लेक्चर समझ आ गया हो गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है वो बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि जो है वो आपको न्यू लेक्चर्स का नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाया करें। एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।